हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु बिश्नोई एंड आज अपन डिस्कस करेंगे एमजीएस यूनिवर्सिटी जो थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो स्पेशल सब्जेक्ट लगता है C1 एंटोमोलॉजी, उसमें सेक्शन ए में जो जनरल आइडिया ऑफ फॉसिल इंसेक्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट, इस टॉपिक के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर रहे हैं अपने इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट। तो जो सामान्यतः क्लास इंसेक्टा की जो ओरिजिन है वो माइरापोड या प्रोटोमाइरापोड्स के समान किसी एनिमल से हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो माइरापोड्स थे या प्रोटोमाइरापोड्स थे उनके समान किसी एनिमल से इंसेक्ट्स की ओरिजिन हुई और इनकी जो उत्पत्ति का काल है वो डिवोनियन पीरियड से जस्ट पहले का है। हाल ही में जो बालार्ड था, साइंटिस्ट बालार्ड, उनके द्वारा मॉलिक्यूलर डाटा प्राप्त किए गए और उन्होंने ये क्लियर कट बोल दिया कि इंसेक्ट व माइरापोड के मध्य कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि ये बात गलत साबित हुई। उसके बाद अपने इंसेक्ट ओरिजिन के कुछ स्टेजेस डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो फर्स्ट स्टेज है वो है रिप्रेजेंट द सेगमेंटेड लेगलेस वोम लाइक एनालिड्स। तो इसमें अपने क्या देखेंगे कि जो मान लो एक इंसेक्ट है जो वोम लाइक एनालिड्स है, उसके जो फर्स्ट खंड होता है उसको अपने प्रोस्टोमियम बोलते हैं, जिसके नीचे जस्ट माउथ होता है, और जो लास्ट वाला जो सेगमेंट होता है उसको पेरिप्रोक्ट बोला जाता है, पेरिप्रोक्ट, और जो बीच में जो जितने हैं उनको सोमाइट्स बोला जाता है। तो ठीक है, फर्स्ट को प्रोस्टोमियम, लास्ट वाले को पेरिप्रोक्ट, बीच में सोमाइट्स। तो ये थी अपनी फर्स्ट स्टेज। यहाँ पे लेग नहीं थे इसलिए इसको अपनी लेगलेस स्टेज भी बोलते हैं। सेकंड जो स्टेज थी उसमें क्या होगा, जो लेग्स हैं उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, और लेग्स की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड जो फर्स्ट जो प्रोस्टोमियम था उसके ऊपर एंटीनी और वहाँ पे सिंपल आई, नॉट कंपाउंड आई, ओनली सिंपल आई की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, और अपेंडेज के रूप में जो है नॉर्मल जो है लेग्स की फॉर्मेशन इसमें हो जाएगी, जिसको अपने ऐसे बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंट पेयर्ड बाइलेटरल लोब लाइक अपेंडेज ऑन द सोमाइट एज वेल एज ए पेयर ऑफ सिंपल आई एंड एंटीनी। फिर थर्ड जो स्टेज होगी उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो लेग्स के अंदर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन होगा और जो लेग्स है वो जॉइंटेड लेग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर सेगमेंटेड हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंट बाइलेटरल अपेंडेज ऑफ ईच बॉडी सेगमेंट बिकम सेगमेंटेड। तो यहाँ पे जो ईच बॉडी सेगमेंट है वो सेगमेंटेड हो गया, यानी फर्स्ट जो प्रोस्टोमियम पार्ट था उसके ऊपर सिंपल आई की जगह यहाँ पे कंपाउंड आई या सीधी आई और एंटीनी और माउथ पार्ट एंड जॉइंटेड लेग्स। तो ये सब फॉर्मेशन इस टाइप से हुई। उसके बाद अपने ये जो थर्ड स्टेज है ये आगे और डेवलपड होगी या परिवर्धित हो जाएगी, जिसमें क्या होगा कि जो 2 नंबर और 3 नंबर एंड 4 नंबर यानी 2, 3, 4 जो बॉडी सेगमेंट है वो एक टिपिकल प्रिमिटिव मैंडिबुलेट टाइप में विकसित हो जाएंगे, यानी 2, 3, 4 जो मैंडिबुलेट टाइप यानी इसमें माउथ पार्ट की जो फॉर्मेशन है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद की जो स्टेजेस आएगी उसके अंदर क्या होगा, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ये सब अपेंडेज भी डेवलप हो जाएंगे, जिसमें से 7, 8 और 9 नंबर से जो रिलेटेड है लोकोमोटरी ऑर्गन्स, वहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो स्टार्टिंग के जो सेगमेंट से हेड की फॉर्मेशन हो जाएगी और जो 7, 8, 9 नंबर अपेंडेज है वहाँ में लेग कन्वर्ट हो जाते हैं वहाँ पे। तो थोरैक्स फॉर्मेशन आपको पता है, जैसे 7, 8 और 9 जो सेगमेंट है वहाँ से थोरैक्स की फॉर्मेशन होती है। जो 7 नंबर सेगमेंट है वहाँ से प्रोथोरैक्स बनेगा, 8 नंबर सेगमेंट से मीजोथोरैक्स, 9 से मेटाथोरैक्स की फॉर्मेशन होती है। तो जो सबसे लास्ट स्टेज होती है उसके अंदर आगे जाके क्या होता है, जो एब्डोमिनल होता है ना पार्ट, जिसमें 8 और 9 वाले जो लास्ट वाले हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं एक्सटर्नल जेनेटाइलिया के रूप में, यानी कि बाह्य जननांग के रूप में ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो लास्ट स्टेज जो होती है उसमें बॉडी पूरी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है यहाँ पे इंसेक्ट की। सबसे पहला जो है वो हेड, फिर थोरैक्स, फिर एब्डोमन। हेड में आपको पता है 6 सेगमेंट की फॉर्मेशन से हेड बनता है। थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। एब्डोमेन में सामान्यतः 11 सेगमेंट होते हैं। एब्डोमेन के अंतिम में जो सेगमेंट होता है वो बाह्य जननांगों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है एक्सटर्नल जेनेटाइलिया के रूप में, जिसमें इसको फीमेल में तो ओविपोजिटर के नाम से जाना जाता है, नर में इसको फैलस के समान या एडिगस समान रचना में इसको जाना जाता है। कॉमनली इनको दोनों को क्या बोलते हैं, गोनोगोफाइसिस या एक्सटर्नल जेनेटाइलिया के रूप में जाना जाता है। ये सब तो हो गए एक्सटर्नल रूप से आए हुए परिवर्तन। कुछ चेंजेस जो है ना इंसेक्ट में इंटरनली भी होते हैं, आंतरिक रूप से। जैसे उसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या होगी कि जो एनालिड लाइक इंजेस्टर है विद प्रोस्टोमियम कंटेनिंग एक गैंग्लियोनिक मास, यानी कि इसमें जो प्रोस्टोमियम था, अपने पीछे पड़ा प्रोस्टोमियम, फर्स्ट जो सेगमेंट है वो प्रोस्टोमियम, उसके अंदर क्या है गैंग्लियोनिक मास जो है फिल हो जाता है, गैंग्लियोनिक मास। और इसमें जो सेकंड स्टेज है उसके अंदर क्या हो जाएगा कि क्यूटिकल अपेंडेजेस एंड एपोडिम्स हैव इन्वॉल्व्ड, यानी कि एक सुविकसित क्यूटिकल का विकास हो जाता है यहाँ पे, और अपेंडेज जो है ये एपोडिम है उसका विकास हो जाता है। तो एपोडिम क्या होता है, तो एपोडिम होता है 2 सेगमेंट के जॉइंट के बीच में इन्वेजिनेशन होता है, वह इन्वेजिनेशन के कारण एक रचना बनती है जिसको एपोडिम्स बोला जाता है। और ये जो एपोडिम है ना ये आगे चलकर एंडोस्केलेटन की फॉर्मेशन करती है, एंड जो मसल्स है या मांसपेशियाँ
हैं उनके लिए एक अटैचमेंट साइट के रूप में ये जगह प्रोवाइड करवाती है। तो आप इसमें एक डायग्राम भी बना सकते हैं, जिसमें एक एनालिड लाइक एंजेस्टर का डायग्राम बनाकर और उसमें जो अपने लेग वाला पार्ट है उसके बीचों बीच में एक एपोडिम को शो कर देना है कि यहाँ पे एपोडिम है, और ऊपर की साइड पे आउटर सरफेस पे जो क्यूटिकल है उसकी भी फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है। अब इसके बाद अपने थर्ड स्टेज की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट सोमाइट का जो गैंग्लियन होता है इसकी पोजीशन माउथ से पहले हो जाती है, इसलिए इसको प्री ओरल पोजीशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यानी गैंग्लियोनिक ऑफ फर्स्ट सोमाइट बिकम प्री ओरल। और फोर्थ स्टेज में क्या होगा, जो सेकंड सोमाइट है उसका गैंग्लियन भी प्री ओरल हो जाता है। ठीक है, फिर फिफ्थ स्टेज में क्या होगा, लास्ट स्टेज है ये, और इसमें ब्रेन के जो तीनों लोब है वो डेवलप्ड हो जाते हैं। अब ब्रेन के तीनों लोब कौन से, प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटोसेरिब्रम एंड ट्राइटोसेरिब्रम, ये तीनों वेल डेवलप्ड। बात करते हैं अपनी हेड की जो फॉर्मेशन है कि उसमें 6 सेगमेंट की पार्टिसिपेंट होती है। एक्सोस्केलेटन जिसको स्केलेराइट्स बोलते हैं उसकी संख्या भी 6 होती है। लेग्स भी 6 होते हैं। इंसेक्ट की गिजार्ड में स्पाइंज की संख्या भी 6 होती है। रेक्टल पाइप की संख्या भी 6 होती है। यानी कि इट मीन्स जो इंसेक्ट में जो 6 है ना वो नंबर एक नेचुरल सिलेक्टेड नंबर है। ठीक है, तो आगे अपनी बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट। अपने पीछे डिस्कस किया कि इंसेक्ट के अंदर किस टाइप से एक्सटर्नल चेंजेस हुए, फिर कैसे इंटरनली चेंजेस हुए, जिसमें अपने कुछ स्टेजेस डिस्कस की एनालिड लाइक एंजेस्टर के अंदर कि लेग का विकास धीरे धीरे कैसे हो रहा है, फिर लेग में कैसे आगे जो अदर लेग में पार्ट्स बन रहे हैं वो। अब अपने करेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट। तो जो कारपेंटर नाम का साइंटिस्ट था या एंटोमोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इंसेक्ट इवोल्यूशन को 4 स्टेजेस में बांटा। फर्स्ट स्टेज थी द अपीयरेंस ऑफ प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट, इट मीन्स पंख विहीन कीट की उत्पत्ति कैसे हुई। सेकंड है द डेवलपमेंट ऑफ विंग, पंखों का विकास कैसे हुआ। थर्ड है द इवोल्यूशन ऑफ विंग्स, पंखों में उद्विकास कैसे हुआ। फोर्थ है एंड लास्ट द इवोल्यूशन ऑफ प्यूपल स्टेज, यानी प्यूपल प्रावस्था कैसे बनी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो अपने 2 नंबर वाली स्टेज पढ़ेंगे ना, द डेवलपमेंट ऑफ विंग्स, इट मीन्स पंखों का जो विकास है, पंखों का विकास कैसे हुआ, उसमें 4 टाइप की थ्योरीज दी हुई है साइंटिस्टों ने। फर्स्ट होगी पैरानोटल थ्योरी, सेकंड एपिकोक्सल हाइपोथेसिस जिसको ट्रेकियल गिल थ्योरी भी बोला जाता है, थर्ड होगी एंडाइट एक्साइट हाइपोथेसिस, फोर्थ होगी सोलर कलेक्टर हाइपोथेसिस। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये 4 बीच में कहाँ से आ गई, ये अपने इसी का जो 2 नंबर पार्ट है, पंखों का विकास कैसे हुआ, द डेवलपमेंट ऑफ विंग्स, उसमें ये चारों को डिस्कस करेंगे। फिर अपने 3rd नंबर पर द इवोल्यूशन ऑफ विंग, द इवोल्यूशन ऑफ प्यूपल स्टेज 4th, ये चारों ऐसे पढ़नी है अपने। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं, द अपीयरेंस ऑफ प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट, इट मीन्स पंख विहीन कीट की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो प्रारंभिक विंगलेस इंसेक्ट थे, आर्कियोगोनाथा जिसमें स्प्रिंग टेल्स को रखा जाता है, एंड थाइसन न्यूरा जिसमें सिल्वर फिश लेपिस्मा को रखा जाता है, उनसे मिलते जुलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रारंभिक विंगलेस इंसेक्ट थे ना, वो इस आर्कियोगोनाथा और थाइसन न्यूरा से मिलते जुलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति जो है वो सिल्यूरियन पीरियड से पहले हो गई है। आर्कियोगोनाथा व एंटोगोनाथा कोलम्बोला के फोसिल जीवाश्म डिवोनियम पीरियड की रॉक चट्टानों से प्राप्त हुए। यानी कि जो आर्कियोगोनाथा था और एंटोगोनाथा है एंड कोलम्बोला, इन तीनों के जो फोसिल्स हैं ना, जीवाश्म, वो डिवोनियन पीरियड की चट्टानों से प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने। ऐसा माना जाता है कि जो एक्टोगोनाथस और एंटोगोनाथस इंसेक्ट है, उनका डाइवर्जेंस डिवोनियन पीरियड से जस्ट पहले प्रारंभ हो गया था। डाइवर्जेंस मतलब विचलन। सबसे प्रारंभिक माइरोपोड्स के फॉसिल जो है वो सिल्यूरियन पीरियड से प्राप्त हुए। ऐसा माना जाता है कि इंसेक्ट में 6 टांगों की जो पोजीशन है वो भी सिल्यूरियन पीरियड या उससे पहले जस्ट इनका विकास हो गया था। ठीक है, अब अपने 2 नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द डेवलपमेंट ऑफ विंग्स, जिसमें अपने 4 टाइप की हाइपोथेसिस भी पढ़ेंगे कि पंखों का विकास कैसे हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि कार्बोनिफेरस पीरियड में, आज से मतलब 350 मिलियन ईयर्स पहले, उस समय केवल 2 मेजर लैंड मॉसेस ही थे जिसमें से इंसेक्ट ने उड़ना प्रारंभ कर दिया था। यह बता पाना कि इंसेक्ट में विंग का विकास कैसे हुआ वैसे तो काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि इस संदर्भ में जो फॉसिल सबूत है ना अपने पास वो बहुत कम मिले हैं। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों ने या बहुत से वैज्ञानिकों ने डेवलपमेंट ऑफ जो विंग है उसके लिए सिद्धांत प्रतिपादित किए। वो 4 सिद्धांत थे, पैरानोटल हाइपोथेसिस, एपिकोक्सल हाइपोथेसिस, एंडाइट एक्साइट हाइपोथेसिस, सोलर कलेक्टर हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट अपने डिस्कस करेंगे पैरानोटल थ्योरी या पैरानोटल हाइपोथेसिस, ये क्या है। तो इसको प्रपोज्ड किया था चैपमैन 1961 में। यह सिद्धांत ये मानता है कि पंखों का विकास जो है वो थोरेसिक टर्गम, जिसको नोटम बोल सकते हैं, उसके लेटरल एक्सपेंशन के कारण हुआ है। अब आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, कि जो थोरेसिक पार्ट के अंदर जो टर्गम होती है सिर्फ उसी को ही नोटम बोलते हैं, अदरवाइज अपने इसको यहाँ पे नोटम वर्ड का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो पैरानोटल जो थ्योरी थी उसकी व्याख्या के लिए कुछ तथ्य हैं कि लोअर टेरिगोट्स में पंख का प्रकार विकसित हुआ, और जो पैरानोटा जो था वो पैलियोडिक्टियोप्टेरा के थोरेसिक रीजन पर पाए जाते हैं, और पैरानोटा आर ऑल्सो फाउंड इन निम्फ
और कैलियोटर्मिस एंड मेंटिड। अब ये कैलियोटर्मिस और मेंटिड क्या है, इंसेक्ट है जहाँ के अंदर निम्फ के अंदर जिसके अंदर फाउंड हुए थे पैरानोटा। लैपिस्मा या सिल्वर फिश में पैरानोटल का एक्सपेंशन होता है, उसके अंदर ट्रेकिया ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, इसकी संरचना सेम वैसे ही होती है जैसी एक विकसित विंग की हो। ऐसा पाया गया कि पैरानोटा की जो साइज है वो इवोल्यूशन के जरिए बिग हो गई और ये बड़े आकार के पैरानोटा ही पंखों में रूपांतरित हो गए एंड यह पंखों के रूप में काम करने लग गए। बाद में इसके अंदर मूवमेंट की क्षमता भी विकसित होगी। तो पैरानोटा थ्योरी जो है वो मेन उसमें कुछ नहीं, इतना ही है कि जो पैरानोटा थे ना उनकी साइज बड़ी हो गई थी इवोल्यूशन के जरिए और वो बाद में पंखों के रूप में रूपांतरित हो गए और उनमें बाद में जो उड़ने की जो क्षमता थी वो विकसित हो गई। तो ये थी अपनी पैरानोटल थ्योरी जो चैपमैन ने दी थी। 2 नंबर थ्योरी है एपिकोक्सल हाइपोथेसिस। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है ट्रेकियल गिल थ्योरी। ठीक है, तो ये जो ट्रेकियल गिल थ्योरी है या एपिकोक्सल हाइपोथेसिस है, इसके वैज्ञानिक थे लुबोक, ग्रोवन, लोंग, वर्जन, वुडवर्थ। इस सिद्धांत के अनुसार माना गया कि जो थोरेसिक ट्रेकियल्स गिल्स है इन्होंने अपने रेस्पिरेशन का मूल जो फंक्शन था वो तो इनका खत्म हो गया और ये पंखों के अंदर कन्वर्ट हो गए। इस सिद्धांत की कुछ कमियां थी कि अलग अलग इंसेक्ट में पाया गया कि ट्रेकियल गिल्स की जो पोजीशन है वो अलग अलग है। जैसे कुछ में ये टर्गम के डोर्सल रीजन पर है, कुछ में ट्रेकियल्स गिल्स की ओरिजिन स्टर्नम से होती है, कुछ में प्लूरोन से होती है। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये टर्गम, स्टर्नम और प्लूरोन क्या है, तो ये बेसिकली थोरैक्स के ही पार्ट है। अपर पार्ट को टर्गम बोल देते हैं, डोर्सल रीजन पर जो होता है, जो इनर पार्ट है नीचे वाला उसको अपने बोल देते हैं स्टर्नम, और जो बिटवीन बीच में होता है वो प्लूरोन। तो और कुछ इंसेक्ट में जो एब्डोमेन के एपेक्स में पाई जाती है, कुछ इंसेक्ट के हेड में भी ट्रेकियल गिल्स पाए जाते हैं और कुछ में दोनों विंग्स के बीच में पाए जाते हैं ट्रेकियल गिल्स। तो अब ट्रेकियल गिल्स की पोजीशन जो है वो स्थायी नहीं है, इस कारण ये जो है इतनी ज़्यादा लागू नहीं हुई। तीसरे नंबर पे अपने जो पढ़ेंगे वो है एंडाइट एक्साइड थ्योरी। तो एंडाइट एक्साइड थ्योरी जो है उसके वैज्ञानिक थे ट्रूमैन और बेस्ड ऑन ए स्टडी बाय गोल्डस्मिथ। यानी इसे ट्रूमैन ने 1945 में ड्रोसोफिला मेलाना गोस्टर पर गोल्डस्मिथ के अध्ययन के आधार पर आगे बढ़ाया था। यहाँ एक भिन्नता ने उत्परिवर्तन प्रदर्शित किया जो सामान्य पंखों को कुछ अतिरिक्त उपांगों के साथ ट्रिपल संयुक्त पैर के रूप में व्याख्या करता था, लेकिन टार्सस की कमी है जहाँ पंख की तटीय सतह सामान्य रूप से होती है। इसमें बताया गया कि उपांग काफ़ी बेहतर तरीके से फिट हो रहे थे। वह पंखों के विकास के लिए आवश्यक आंतरिकताएं, अभिव्यक्ति और मांसलता पोडोमेरेस में पहले से ही मौजूद है। 4th नंबर जो अपने थ्योरी पढ़ेंगे वो है सोलर कलेक्टर थ्योरी और इसको प्रपोज किया था डगलस, वेकिंग, सोल्वर तथा कोहिल नामक वैज्ञानिकों ने। सोलर कलेक्टर जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो लेटरल साइड होता है, साइडों में पार्श्व लेटरल साइड, वहाँ पे जो लोब होते हैं ना वो हीट को ऑब्जर्व करने के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं और इसके पश्चात ये रचना जो होती है वो टांगों की मांसपेशियों में जैसे विस्थापित हो जाती है। टांगों की जो मांसपेशियाँ हैं वो विकसित हुई है, ये भोजन की तलाश के लिए या अपने एनिमीज से बचने के लिए या उनसे भागने के लिए हुई है। थोरेसिक लोब जो होता है उसमें थर्मो रेगुलेशन में भी काम आता है वो, और उसके साथ साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन में भी काम आता है ये। कैसे? क्योंकि थोरेसिक में आपको पता है थोरेसिक पार्ट में विंग्स भी पाई जाएगी और लेग्स भी पाई जाएगी, और लेग्स पाई जाएगी इसका मतलब भी अपने प्रेडेटर से बचने के लिए यहाँ पे टांगों का विकास हो रहा है, और इसमें साथ में विंग्स पाई जाएगी। तो विंग्स में आपको पता है कलरेशन पाया जाता है, ब्यूटीफुल कलरेशन, जिसकी वजह से ये सेक्सुअल अट्रैक्शन में भी काम आता है। उसके बाद अपने बात करते हैं कि लास्ट में ये पाया गया कि पंखों का जब विकास हो गया तो ये पंख जो थे वो वर्टिकल पोजीशन में है, उसके बाद इनमें फ्लाइट मैकेनिज्म जो है विकसित हुई। तो अपने 3 नंबर आगे पढ़ते हैं थ्योरी इवोल्यूशन ऑफ विंग, जिसमें अपने फ्लेक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि पंखों में फ्लेक्शन मैकेनिज्म जो है वो लोअर कार्बोनिफोरस पीरियड में विकसित हुआ। इस प्रकार के इंसेक्ट जो अपने पंखों को मोड़कर एब्डोमेन के ऊपर रूफ लाइक छत समान या डोर्सल कवरिंग के समान समेट लेते हैं ना, इस प्रकार के इंसेक्ट क्या कहलाते हैं? नियोपटेरस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और ये माना गया कि जो नियोपटेरस है वह पैलियोपटेरस, इन दोनों की उत्पत्ति कार्बोनिफेरस पीरियड के अपर टाइम में हुई है। पंखों में फोल्डिंग हो पा रही है यहाँ पे, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पंखों में फोल्डिंग हो पा रही है, क्योंकि रूफ लाइक अपने बात की ना कि इंसेक्ट में जो अपने पंखों को मोड़कर एब्डोमेन के ऊपर रूफ लाइक समेट लेते हैं वो नियोपटेरस कहलाते हैं। यानी यहाँ पे पंखों में क्या हो रही है? फोल्डिंग हो पा रही है। फोल्डिंग हो पा रही है तो इसका मतलब यहाँ पे हिंज मैकेनिज्म का विकास हो रहा है। ठीक, इवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे। तो कुछ इंसेक्ट में यह पाया गया कि जो अग्र जोड़ी पंख थे यानी जो फोरविंग थे वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, और पश्च जो पंख होते हैं वो एक तरफ से उनको सुरक्षित रखते हैं या सुरक्षा प्रदान करते हैं। कई नियोपटेरन्स के पंखों में शिराओं यानी वेन्स की संख्या में भी कमी पाई गई। अधिकांश इंसेक्ट में यह देखा गया कि इन शिराओं के अंदर फ्यूजन होता है और इस फ्यूजन के कारण इसमें फॉरवर्ड थ्रस्ट देखने को मिलता है। अभी अपवर्ड फॉरवर्ड थ्रस्ट ये क्या होता है? जब अपने फ्लाइट मैकेनिज्म पढ़ेंगे इंसेक्ट में तो ये चीज़ें होती है। फॉरवर्ड थ्रस्ट क्या होता है, अपवर्ड थ्रस्ट क्या होता है, ये सब। तो जो है आगे बात करते हैं कि सबसे प्रारंभिक नियोपटेरन्स में पाया गया कि पंखों के नीचे विंग पैड का भी विकास हुआ है। ठीक है, तो विंग पैड भी यहाँ पे विकसित होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद इस तरह के इंसेक्ट जिनमें विंग पैड देखे गए, ये इंसेक्ट एक्सोप्टेरिगोट्स के नाम से जाने जाते हैं। वह इनमें अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, व इसके परिवर्तन में प्यूपल स्टेज नहीं होती। 4 नंबर पर बात करते हैं लास्ट स्टेज है जो वो है इवोल्यूशन ऑफ प्यूपल स्टेज।
तो इसमें क्या हुआ, इसमें प्यूपल स्टेज विकसित होगी, मतलब इनमें पूर्ण कायांतरण यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाएगा। अब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि मुख्य प्रावस्थाएं जो थी 4 परिवर्तन में, वो चारों देखने को मिलेगी। एग, एग से हैचिंग से लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, इसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अपने बोलते हैं। तो इन इंसेक्ट में जो इमेजिनल डिस्क है वो विंग्स पैड के अंदर है, इस कारण इन इंसेक्ट को एंडोप्टेरिगोट्स का नाम दिया गया। इसमें जो प्यूपा स्टेज है वो निष्क्रिय स्टेज है, वह जिसके अंदर गतिविधियां जो है चलती रहती है, लेकिन ये एक प्यूपेरियम नामक संरचना के अंदर बंद रहती है, और एक इनर या इनर्ट स्टेज या नॉन मोटाइल स्टेज के रूप में देखी जाती है। इंसेक्ट में जब इवोल्यूशन हो रहा है तो उसमें हमने देखा कि एक्वांटिक हैबिटाट से टेरेस्ट्रियल हैबिटाट की तरफ शिफ्टिंग हो रही है, यानी कि अपने को पता ही है इंसेक्ट में जो लार्वा होते हैं ना, बेसिकली वो सारे के सारे एक्वांटिक हैबिटाट को शो करते हैं, मतलब जल में रहना पसंद करते हैं। बाद में धीरे धीरे जैसे उनमें विकास होता है या डेवलपमेंट होता है तो वो एक्वांटिक से टेरेस्ट्रियल हैबिटाट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इंसेक्ट में इवोल्यूशन के जरिए अपन ये भी लिख सकते हैं कि इंसेक्ट में जो इवोल्यूशन होता है वो लार्वा से अडल्ट के बीच में एक्वांटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ शिफ्टेड होता है। ठीक है, तो ये बात भी हो सकती है। बाकी एक्वांटिक हैबिटाट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उपलब्धता उनकी कम होती है। जबकि टेरेस्ट्रियल में पोषक पदार्थ की उपलब्धता कम है, लेकिन इसमें मेट चांसेस बहुत ज़्यादा है, जबकि एक्वांटिक में नगण्य है। यह पाया गया कि स्टेज में लार्वा की विशेष रचनाएं विकसित हो जाती है। इसमें आगे लार्वा में भी विशेष टाइप की जो संरचनाएं हैं वो विकसित हो जाती है, जैसे कि जो गिल्स हो गया, प्रोलैक्स हो गया, स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट ग्लैंड्स के रूप में भी पाई जाती है, जो बाद में एडल्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक हिंटन नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने इन रचनाओं के अलावा कुछ अदर रचनाओं का भी जिक्र किया, जैसे उन्होंने बताया कि ट्रेकियल सिस्टम जो है वो अडल्ट में विकसित टाइप का हो गया था, और इम्प्रियम्बल क्यूटिकल यानी अपारगम्य क्यूटिकल का विकास, प्रेजेंस ऑफ फैट बॉडी यानी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें फैट पाया जाएगा। फिर ठीक है, ये जो लक्षण है ना, इनको पूर्व अनुकूलित लक्षणों के रूप में अपने बता सकते हैं, प्री एडेप्टेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये क्या होता है, तो देखिए इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो होता है उसमें ओनली 3 स्टेजेस पाई जाएगी लाइफ साइकिल में, एग, निम्फ, अडल्ट। ठीक है, और इसको इम्परफेक्ट मेटामॉर्फोसिस या हेमी मेटामॉर्फोसिस भी बोला जाता है। इसमें उदाहरण है कॉकरोच, ग्रास होपर, ड्रैगन फ्लाइज, ट्यूबक्स, जिनमें इनकम्प्लीट टाइप का मेटामॉर्फोसिस पाया जाएगा। फिर एक होता है कंप्लीट टाइप का मेटामॉर्फोसिस, जिसमें 4 स्टेजेस पाई जाए, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, उसको कंप्लीट बोलेंगे। और इसको परफेक्ट मेटामॉर्फोसिस एंड होलो मेटामॉर्फोसिस या होलो मेटाबोलस टाइप का मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं। इसमें उदाहरण है बीटल्स, बीज, आंट्स, बटरफ्लाइज, मोथ, फ्लाइज, मॉस्किटोज आदि। बात करते हैं इंसेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कारपेंटर। जो कारपेंटर था उन्होंने इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन दिया था। तो कारपेंटर ने क्या किया था, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के अंदर सब फाइलम हेक्सापोडा को रखा और उसमें 2 क्लासें बनाई। फर्स्ट क्लास थी इसकी एंटोगनेथा, जिसमें इसने ऑर्डर प्रोट्यूरा, डिप्लूरा और कोलम्बोला को रख दिया। सेकंड क्लास थी इंसेक्टा, जिसमें इसने 3 सब क्लासेस बनाई। सब क्लास फर्स्ट थी मोनोकोंडाइलिया, सेकंड थी एप्टेरिगोटा, थर्ड थी टेरिगोटा। इस टेरिगोटा क्लास के अंदर 2 इंफ्रा क्लास को डिवाइड किया। फर्स्ट इंफ्रा क्लास थी पैलियोपटेरा, सेकंड इंफ्रा क्लास थी नियोपटेरा। तो जो नियोपटेरा जो इंफ्रा क्लास है, इसमें इसने सुपर ऑर्डर रखे 2, एक्सोप्टेरिगोटा एंड एंडोप्टेरिगोटा। तो इस टाइप से अपना ये आज ए जनरल आइडिया ऑफ फॉसिल इंसेक्ट, इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपने इसमें आज एक और चीज़ थी फॉसिल के रूप में, कि जो फॉसिल इंसेक्ट के रूप में क्या चीज़ थी, अपने एक नियोपटेरेंस और पैलियोपटेरा ये पढ़े हैं। तो ये जो ना मॉडर्न इंसेक्ट में इनका जिक्र किया गया है। और जो ओल्ड के अंदर क्या हुआ था कि जो लार्वा और अडल्ट है ना, उनका जिक्र किया गया है। फॉसिल के रूप में लार्वा और अडल्ट ही पाया जाएगा, और मॉडर्न इंसेक्ट के रूप में पैलियोपटेरा और नियोपटेरा इनका जिक्र किया गया है। तो ठीक है, आज का अपना ये टॉपिक मैं यहीं खत्म करता हूँ, जिसमें अपने एक जनरल आइडिया ऑफ फॉसिल इंसेक्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट ये टॉपिक अपना यहाँ पे फिनिश हो गया है। एंड इसमें अपने इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस ये भी देख लिए हैं। और उसके अलावा अपने इवोल्यूशन कैसे हुआ विंग का, उसके जो 4 थ्योरीज थी वो 4 की 4 थ्योरीज भी अपने पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी थी, पैरानोटल, एपिकोक्सल, एंडाइट एक्साइट, सोलर कलेक्टर, जिसमें से जो एपिकोक्सल थी उसको ट्रेकियल गिल थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो थैंक यू।